पस्त कर दिया है। बीएलए ने जहां बलूचिस्तान में कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान पर मौत बनकर टूट रहे हैं, जिसकी एक रिपोर्ट तक पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन ने पेश की है, जिसमें उसने 2024 में किए गए तमाम ऑपरेशंस का लेखा जोखा पेश किया है और यह भी बताया है कि पाकिस्तान को उसने कितना बड़ा जख्म दिया है। जो पाकिस्तान कभी अपने आतंक पर फूलता था, हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश करता था, आज उसका वो हाल हुआ है जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। पाकिस्तान आज अपने ही घर में घिरा हुआ है। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान के पैरों को उखाड़ने में लगी है। हालांकि पाकिस्तान यही दिखाने की कोशिश अब तक कर रहा है कि इन तमाम हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ है और ना ही इन दोनों से उसे कोई खतरा है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान पर हुए ये हमले उसे अंदर तक घायल किए हुए हैं, उसकी आवाम को भी सुरक्षा को लेकर बेचैन किए हुए हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी, रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाज जी और कसवर कलासरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं दत्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं कि एक तरफ बलूच हैं, दूसरी तरफ टीटीपी के हैं लोग जो अटैक कर रहे हैं लगातार पाकिस्तान के ऊपर, और अब पाकिस्तान जो है अंदर से भी परेशान है और बाहर से भी परेशान है। ये तस्वीर, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है जी, द मैन हू लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। जिन लोगों ने आतंकवाद को, टेररिज्म को अपने धरती पे पाला, अपनी धरती से दूसरी जगह पर इन्होंने हमले कराए। जी, और अगर आपको याद हो जो कुछ समय पहले जो एक हमारी अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट की मेम साहब थी, वो आई थी पाकिस्तान जी, और उसने बोला था कि जो लोग सांप पालेंगे आस्तीन में तो सांप किस दिन उनको काटेगा। जी, 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 तो अभी दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी जो है जी, ये लगातार पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करती है। जहां भी इनके इलेक्शन हुए, जहां पर भी कोई अपनी कुर्सी पे काबू हुआ इनका प्रधानमंत्री, या तो इनकी मदद से हुआ या इनकी मुखालफत से हुआ। तो जी, इमरान खान को भी आर्मी ने बिठाया, इमरान खान को भी आर्मी ने ही निकाला जी, और अभी एक दूसरा कठपुतली वहां बिठा रखा है। जी, 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 तो पाकिस्तान की आर्मी लगातार पाकिस्तान के अवाम को ये डर दिखाती रही कि हिंदुस्तान हमला कर देगा, बहुत खतरा है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और उसके जोर पे वो पाकिस्तान के ऊपर डी फैक्टो हुकूमत करते रहे बाय प्रॉक्सी। आगे एक पपट बिठा रखा है, पीछे मौज ये उड़ा। अगर अभी आप रिसेंट कार्रवाई देखें जो हुई है, जी, अफगानिस्तान में इन्होंने एयर अटैक किया, जी, जी, उसके जी, बाद तालिबान ने मोबिलाइज करके अपने लड़ाके भेजे मीर अली की तरफ और क्रॉस बॉर्डर हमले हुए, कुछ पोस्टें कब्जा करी गई, इनका हेलीकॉप्टर मार के गिरा दिया पाकिस्तान का स्टिंगर मिसाइल के द्वारा। जी, और उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से मोबिलाइजेशन करी। इनकी जो दो कोर है क्वेटा और पेशावर में, इधर से इन्होंने चंद एक ब्रिगेड मोबिलाइज करके ऊपर डूरन लाइन की तरफ भेजे है। जी, लेकिन ऐसा है कि आप जब एक रेगुलर फोर्स को एक इरेगुलर फोर्स के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे, जी, अगर आप उनका एरिया बॉर्डर क्रॉस करके भी अंदर चले जाएंगे तो वो आपको पीछे से आके मारेंगे। और दूसरा क्या है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो लगातार जो सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बरखिलाफ है। जी, वो उन्होंने बोला हम इसको नहीं काबिज होने देंगे। जी, और इसके चलते बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट, जो मतलब जो वो तो पॉलिटिकल है, और बलूच लिबरेशन आर्मी उनके लगातार पाकिस्तान की फौज चीनियों के ऊपर हमले, उनके इंजीनियर्स के ऊपर हमले वो लगातार करती चली है। और जो लास्ट हमला अगर आपको याद हो तो कराची एयरपोर्ट में हुआ था। तो अभी जहां तक तालिबान का सवाल है, टीटीपी का सवाल है, वो सारे लोग जो थे पेशावर में भी रहते थे, कराची तक रहते थे, सिंध के इलाके में भी है। जी, और जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, जी, अफगान वहां पर भी हैं, पख्तून और बलूच भी वहां पे हैं, और ये अभी इन्होंने अपना गठजोड़ बना लिया है और अफगान तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी मिलकर अभी पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही है। जी, जी, तो जी, अभी क्या है कि अगर आपको मालूम है, इन्होंने कल वहां मोबिलाइज करके बड़े रॉकेट चलाए पाकिस्तान की आर्मी ने, जी, जी, और जी, वो जो
अफगान तालिबान और विड्रॉ करके अपनी पहाड़ियों में चले गए। और अगर पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके अंदर जाती है तो सबसे बड़ा गलती कर जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ तालिबान के साथ लड़ना उनके इलाके में, जी वो भी हिली टेरेन में, पहाड़ों के इलाके में, खास करके सर्दी के मौसम में, जबकि आपके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करने एज अ रेगुलर कन्वेंशनल आर्मी। और जो तालिबानी है वो तो एक गुरिल्ला फोर्स है, उनका हर एक लड़ाका सेल्फ कंटेन्ड रहता है, एक एक हफ्ता 15-15 दिन उसको कोई सस्टेनेंस की जरूरत नहीं है, जी जी और वो लड़ सकता है एक इरेगुलर जी वॉरफेयर। जी, और तालिबानी भारी लड़ाके नुकसान तो की जान। होते ही इसीलिए हैं, उनकी तो वॉर टेक्निक ही जो है बहुत अलग है। शिवाजी, आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने दोबारा अटैक किया है और रात को करीब 1:30 बजे के करीब शायद ये लड़ाई शुरू हुई थी और 5 बजे तक जो है दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। ये पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी थी दोबारा अटैक करने की, क्योंकि वो पहले ही नहीं संभल पा रहा। जो एक तरफ से बलूच की हम बात कर रहे हैं, बलूच पर मैं आऊंगी, लेकिन अगर टीटीपी की बात करते हैं, हम यहाँ पर तालिबानी लड़ाकों की बात करते हैं, तो उनसे तो वैसे ही अभी उलझने की ज्यादा जरूरत है नहीं, तो पाकिस्तान को इस दोबारा अटैक की जरूरत क्या थी? देखो, सच्चाई ये है, पाकिस्तान को लगता है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसकी बेसिस अफगानिस्तान में, जी और उसमें कोई शक भी नहीं कि जो पाकिस्तान तालिबान और अफगान तालिबान है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं और जी आपस में इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। जी और ये सच्चाई है, इनकी काफ़ी बेसिस हैं अफगानिस्तान में और वहीं से वो आके हमला करते हैं जी और पाकिस्तान के लिए एक सिर दर्द हो गया है। आप देखें कि कम से कम 200 के करीब इस बार सैनिक मारे गए इस साल में और 300-400 करीब इनके सिविलियन भी मारे गए। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कैसे काबू किया जाए, वो तो काबू कर नहीं पा रहे। इन्होंने पहले ये सोचा था कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ जाएगी तो तालिबान किसी तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में समझौता करा देगी। वो तो हुआ नहीं। उसने अफगानिस्तान ने साफ सुथरे शब्दों में बोला, यह आपकी अपनी इंटरनल इशू है, डोमेस्टिकली हैंडल करें। और जी आज की तारीख में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड है। ये जी सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है कि जो अफगान तालिबान है वो डूरन लाइन को नहीं मानता। पश्तून जो है दोनों तरफ बटे हुए हैं जी और पश्तून जो है उनके ज्यादा मिलाप अफगानिस्तान में है। जी वो शरिया लॉ लेना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और इसके कारण वो पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं। और अब सच्चाई है कि तहरीक पाकिस्तान लास्ट 3-4 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि जी हथियार भी उसको बहुत अच्छे मिल गए हैं। कुछ अफगानिस्तान से भी आ गए, कुछ उन्होंने ये चीन की तरफ से भी इनको खरीदे हुए हथियार हैं। अब ये सटीक वार कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की फौज को समझ नहीं आ रहा इनको कैसे हैंडल करें। अब अफगानिस्तान के साथ भी इन्होंने एक प्रकार से फ्रंट खोल लिया पाकिस्तान ने। जी अब अगर पाकिस्तान बार बार हमले करेगा अफगानिस्तान के अंदर घुस के, तो अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो भी पलटवार करेगी। जी जिस प्रकार से इन्होंने 46 सिविलियंस को मार दिया, तो जो तालिबान के लड़ाकू थे ये घुस के इसके ड्यूरन लाइन के अंदर और उन्होंने 18 सैनिकों को मार दिया और पीछे से वार किया। इन्होंने घुस के इन्फिल्ट्रेट करके 6 पोस्टों में से 3 पोस्टें तो काबू भी कर ली और अब दोबारा पाकिस्तान ने हमला किया है अफगानिस्तान में। इसका बदला तो फिर तालिबान की गवर्नमेंट, जो तालिबान के लड़ाकू लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूजा समझनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजिकल एक प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में समझौता हुआ। ये दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लाना चाहता है, पश्तून का इलाके को इंडिपेंडेंट कराना चाहता है, जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। ये जो कलात वाला रीजन है बलूचिस्तान का, ये कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। इसको 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान ने इसको अपने साथ घेर लिया, जबकि बलूचिस्तान खान अब्दुल गफर खान वो भारत में मिलना चाहते थे, मगर ये दुख की बात है वो नहीं हुआ और पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती दे दिया। जब से लेके आज तक कभी भी जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, वो सेकंड क्लास सिटीजन माने गए। बलूचिस्तान का जो इलाका 40% है एरिया में जी। और उसके अंदर रिसोर्सेज जिंक भी है, कॉपर भी है, निकल भी है, गैस भी है, ऑयल भी है। इतना कुछ होके भी सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, क्योंकि इसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता रहा है। पाकिस्तान ने इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना। अब ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जो सिंगजांग प्रोविंस पाकिस्तान से लेके ग्वादर तक जाता है,
वो बलूचिस्तान के 20 से 30% ट्रैवल करता है। अब वहां पर बलूचिस्तान में जो आपके बीएलए है वो कहती है कि अभी तक तो पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट करते थे, अब ये चीनी भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने जो है ग्वादार में एक बड़ा पोर्ट बना लिया है, जो जी मछुआरे समुद्र में जाते थे वो भी नहीं जा सकते। तो अब वो कह रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी चीनियों पे भी हमला कर रही है और पाकिस्तानी फौज पे भी कर रही है और पंजाबियों पे भी हमला कर रही है, जो आके वहां पर एक प्रकार इनकी जॉब ले रहे हैं। जी 10 से 12 हजार के करीब बलूचिस्तान के यूथ जो हैं वो गायब कर दिए पाकिस्तान की आर्मी ने। जी तो एक गठजोड़ हो गया बीएलए का और टीटीपी का, ये दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी है, इनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं मगर एम एक ही है, किसी तरीके से पाकिस्तान की फौज पे हमला करना, उसको कमजोर करना, और चीनी हैं जो उनको पाकिस्तान से खदेड़ना। जी जी अब जी इसके अंदर दोनों ही सक्रिय हो रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर आप देखें पूजा, जी तो वो उनके काफी हमले हाईटेक इतने हो गई अच्छे, है जी, वो हाँ काफी बिल्कुल हाईटेक हो होते गई हैं है, जी। अगर आपने देखा हो हाँ, जी ये बिल्कुल पूजा, मैं जी 1-2 मिनट में खत्म करता हूँ। जी तो ये सच्चाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कराची तक हमले कर रहा है, सिंध के इलाकों में कर रहा है, चीनियों पे हमले कर रहा है, इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत ज्यादा अग्रेसर हो रखा है, उधर से तालिबान की गवर्नमेंट कहती है अगर पाकिस्तान नहीं मानता और ऐसे ही हमले करता रहा अफगानिस्तान के अंदर, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर वो एक प्रकार चैलेंज करता है, तो इसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और मुझे लगता है अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो अपने लड़ाकू भेजेगी और बड़ा मुश्किल होने वाला पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन वैसे खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उन्होंने इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, वो आज की तारीख में कह रहे हैं कि हम डिसओबीडियंस ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ऊपर से ये आतंकवाद हो रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जाता जा रहा है, जिस प्रकार से हालात पलटे करते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिसको उन्होंने स्ट्रेटेजिक सोचा था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आने पे, वो उल्टा हो गया। आज की तारीख में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत के रिलेशन तालिबान गवर्नमेंट के साथ बहुत वर्केबल हो गए हैं। अब पाकिस्तान पता क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है हम आपको रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, उसका व्यापार जो है पाकिस्तान के थ्रू होता है, कराची के थ्रू। अब जो है चाबार पोर्ट भारत ने बना रखा है ईरान में, ईरान के हमने वहां से रेलवे लाइन बना रखी है जो कि काबुल तक जाती है, बॉर्डर तक जाती है अफगानिस्तान, वहां से काबुल जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आपको नहीं सामान लेने जाता तो चाबार पोर्ट से कनेक्टिविटी हम इसको पूरा खोल देंगे, जो अफगानिस्तान भी जाएगी, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये भी एक बहुत जोरों से चल रहा है। इसीलिए भारत के जो रिलेशनशिप है, जो तालिबान की गवर्नमेंट अभी है वो वर्केबल है। हमारे जो प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बने हुए थे उनको भी हमारे लोग बना रहे हैं। 3 लाख रुपए के करीब भारत की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में। भारत के रिलेशन तालिबान की अफगानिस्तान से काफी अच्छे होते जा रहे हैं। जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, एक बार हमारे साथ कसवर जी भी हैं। कसवर जी, आप कैसे देखते हैं एक रिपोर्ट जो आई है, आपने देखा होगा कि उसमें कितना आंकड़ा बताया गया है, कितनी बार टीटीपी ने हमले किए हैं, किस तरह के हमले किए हैं, चाहे स्नाइपर हमला हो, गोरिल्ला हमला हो, ग्रेनेड हो, आमने सामने की हो, जवाबी कार्रवाई हो, तमाम चीजें दी हैं कि किस तरीके से कितने जवान मारे, सेना के कितने जवान मारे गए हैं, कितने घायल हुए। ये रिपोर्ट जारी की गई, वो आपने भी देखी होगी क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक साइड के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आईएसएस के साथ मिलके, मतलब दाइश के साथ मिलके, और उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलके उसने बलूचिस्तान में थोड़ा सा तंग किया हुआ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो दूसरी तरफ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने पिछले साल 2024 में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देखें कि ये सिलसिला थमा नहीं है। चाइनीज के ऊपर अटैक, उसके बाद आर्मी जो पब्लिक स्कूल था उसके ऊपर अटैक, पुलिस लाइंस के ऊपर अटैक। मतलब ये देखें कि पाकिस्तान के जो सेफ गार्ड करने वाली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी टीटीपी के जुल्म सतम से, इनके लड़ाकों से मतलब सामना करती रही हैं। पूरे पिछले साल हजारों लोगों की जानें गई हैं, ज्यादा हमले हुए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब ये 2021 में आई थी तालिबान की गवर्नमेंट, शायद इस्लामाबाद ये समझ रहा था कि अब ये चीजें थमेंगी, दौर इसका थमेगा, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं अपने जो ऑनरेबल हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे बड़े माजरत के साथ, एक रेगुलर आर्मी का कभी भी मुकाबला नहीं होता इर्रेगुलर आर्मी के साथ। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस
भले आपको दिखाई देता है कि शायद ये पसपा हो रही हैं, जिस तरह के पिछले 4-5 दिनों में चौकियां इनको खाली करनी पड़ी। तालिबान जो लड़ाका थे टीटीपी के, उन्होंने हमले किए और तालिबानों के साथ मिलके इनको 3-4 चौकियां ऐसी थी जो पाकिस्तान मीडिया ने भी रिपोर्ट किया इनको इनको वहां से रिट्रीट होना पड़ा है इनको। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पिछले के 22 साल से लड़ रही हैं वहां पे बलूचिस्तान में और इस रीजन में जहां पे अब टीटीपी मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर से भी, फोर्सेस से भी और दूसरी सिविलियन से भी, इनको के अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही है। जिस तरह हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी है इसकी, जो कराची के ऊपर अटैक हुआ है, इसके ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर, चीनियों के ऊपर। आप ये देखें कि इतनी साइंटिफिक और इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन वो कैसे निकली है उनके लिए। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो जो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। मेरा ख्याल है कि इनफिल्ट्रेट काफी हद तक इन्होंने किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या टीटीपी हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देखें कि पाकिस्तान की फोर्सेज जो हैं, भले उसको आप जिस उससे एंगल से भी देखें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफी हद तक टीटीपी के अफरेब के ऊपर काबू पाया है। लेकिन जिस तरीके से 2024 में एक वेव आई है इसकी टेररिज्म की, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और अब जबकि पाकिस्तान ने वहां पे अटैक करना शुरू किए हैं, तो अब मेरी जो बातें हो रही हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद एक वेव और आएगी इसके बाद पाकिस्तान में अटैक्स की। तो ये एक सिनारियो है बिल्डअप नजर आता हुआ। मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस काफी हद तक कामयाब हो जाएंगी। लेकिन अभी सच्चाई ये है कि टीटीपी ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तालिबान उनके साथ हैं। इस्लामाबाद थोड़ा सा परेशान है, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, कमज़ोर गवर्नमेंट है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कमज़ोर गवर्नमेंट हमेशा बड़े फैसले लेने से कतराती है, और इनके वो पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है जिस तरह इमरान खान को थी। तो ये सारी की सारी खिचड़ी बनी है। तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में टेररिज्म के हवाले से बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बहुत जल्द। जी मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहाँ पर पाकिस्तान के आईएसआई के जो चीफ हैं असीम मलिक, वो पहुंचे हैं तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, उनका सपोर्ट लेने के लिए अगेंस्ट तालिबान, क्योंकि तजाकिस्तान ने जो है कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी, कभी भी उससे करीबी नहीं बनाई है। इसे कैसे देखते हैं? क्या कुछ सपोर्ट मिल पाएगा? क्या कोई पॉजिटिविटी लगती है आपको? देखिए, ऐसा है कि जब तालिबान लड़ रहा था अफगानिस्तान के अंदर और कब्जा कर रहा था जी, तो उनका सामना कौन कर रहा था? नॉर्दर्न अलायंस, जी, अहमद शाह मसूद, जो खुद ताजिक थे और वो उनका तजाकिस्तान के साथ बड़ा कनेक्शन, और उनका जो कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया, वो भी पाकिस्तान आईएसआई और तालिबान के द्वारा किया गया। तो ये जरूर है कि जो ताजिक थे वो तालिबान के साथ लड़ रहे थे, लेकिन जब वो लड़ रहे थे तो उस समय पाकिस्तान की फौज अफगानों इसका तालिबान का साथ दे रही थी। और जब आपको याद हो, जब 9/11 के बाद जी, अमेरिकन आए तो उन्होंने फिर नॉर्दर्न अलायंस को बढ़ावा दिया और उसके माजिब से वो उधर से पुशबैक करते करते तालिबान को पीछे लेके आए। जी, तो जो तजाकिक और उज़्बेक लड़ाके हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है तालिबान को काबू करने के लिए। जी, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप बोले कि साहब तजाकिस्तान आपका दोस्त बन जाएगा, एकदम बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हिस्ट्री देखता हर एक आदमी। हिस्ट्री क्या है? भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं तजाकिस्तान के साथ। हमारा एक वहाँ पे मिलिट्री बेस है बिल्कुल, जो हमने 2003 में बनाया था, 2006 में वहाँ पे एयर बेस वगैरह सब कुछ बन गया है। हमारी एयरफोर्स उनके एयरफोर्स को ट्रेनिंग दे रही है और हमारा एक परमानेंट होल्ड वहाँ तजाकिस्तान में है, हमारा इंटरेस्ट है। अभी दूसरा कहने में आ रहा था कि साहब अभी पाकिस्तान जो है वहाँ अफगान कॉरिडोर को कैप्चर करना चाहता है और वहाँ तजाकिस्तान की मदद चाहता है जी, ताकि पाकिस्तान लिंकअप हो जाए तजाकिस्तान के साथ। अगर आप अफगानिस्तान का इलाका जो कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान है और जो पंजशीर जिसको पंजशीर नॉर्दर्न अफगानिस्तान का वो इलाका है जो नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में था, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके इलाके को पाकिस्तान कब्जा करके एक लिंकअप बनाए तजाकिस्तान के साथ। दूसरा क्या है कि जो अगर ये पाकिस्तान पीओके में ना बैठा होता आज, तो भारत का कनेक्शन था सीधा तजाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ। वहां कॉरिडोर में भारत का कनेक्शन होता सीधा,
जी और वहां से तजारत और वहां से आपकी कनेक्टिविटी निकलती। अगर ये पाकिस्तान की फौज वहां कोई कार्रवाई करती है तो हिंदुस्तान की फौज भी यहाँ बैठी हुई है इस तरफ, तो हम वो नहीं होने देंगे और ना हम इंटरनेशनली होने देंगे। तो और दूसरा क्या कि तालिबान जो है, हालांकि उनका भी स्टेटमेंट है, उनके जो सैनिक जाए वो भारत के अंदर इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग लेके गए हैं, जो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर का काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर को कैप्चर कर पाए। जी और अगर उन्हें कोशिश भी की, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, एक बहुत ट्रेचरस एरिया है वो। अगर पाकिस्तान की फौज वहां घुसती है तो फिर पिटेगी वो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए, लेकिन आप वहां पर अगर सी पैक को अगर नहीं आप संभाल पा रहे तो आप वखान कॉरिडोर के अंदर घुस के क्या करेंगे? आपको बहुत मार पड़ेगी। और अगर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं तो एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जाता है, वहां का प्रधानमंत्री जाता है, जी DGIS नहीं जाता। जी जो ये होता है ना अंडर हैंड कार्रवाई करने की चेष्टा, वो अंडर हैंड ही रहती है वो। और उसको रेटिफाई करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल कनेक्शन बनाना पड़ता है, जो हुआ नहीं। क्या अभी इनके प्रधानमंत्री गए तजाकिस्तान? क्या फॉरेन मिनिस्टर गया तजाकिस्तान? DGIS से ही गए जी, उससे पहले मनीर भी गए थे। तो ऐसा कहने का मतलब यह है कि इतना जल्दी लोग अपनी एफिलिएशंस बदलते नहीं है। और जब उनको पता कि पाकिस्तान दोगला मुल्क है, जी 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 वो किसी का रिश्तेदार नहीं है, जी जो हाथ उसको खिलाएगा उसको काटेगा वो। जी 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 इस तो पर तो हम पहले ही कह चुके कि पाकिस्तान तो किसी को नहीं बख्शता, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर मेजर जनरल AK शिवाजी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दत्ता साहब भी बोल रहे हैं कि एक बैकग्राउंड देखा जाता है। बैकग्राउंड के साथ साथ अगर हम इंडिया की पावर की बात करते हैं कि इंडिया और तजाकिस्तान के बीच में जो संबंध है, उसको देखते हुए भी किसी भी कीमत पर तजाकिस्तान कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करेगा। क्या ये एक तस्वीर हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो तस्वीर को और तरीके से देखो। पूजा सच्चाई क्या है कि हम अफगानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते थे जी जी मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो लैंडलॉक था और वो पाकिस्तान के जरिए जाना पड़ता था जी। हम 50,000 टन वहां राइस भी भेजना चाहते थे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मगर पाकिस्तान ने उसको अलाउ नहीं किया। और फिर बाद में भारत ने बहुत अच्छा सोच विचार किया, ईरान के साथ बातचीत करके हमने चाबार पोर्ट बना दिया और चाबार पोर्ट से हमने कनेक्टिविटी की डायरेक्ट अफगानिस्तान के लिए। और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो हैं इनके साथ मिलाप किया और उसके बाद इसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में जोड़ दिया, जो कि ईस्ट यूरोप में भी जाता है, रूस में। और ये जब थ्रू हो जाएगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और पूरा चाबार जो ऑपरेटिव हो जाएगा, तो 17% वर्ल्ड का ट्रेड यहां से जाएगा। तो एक प्रकार से हमने ये पहले ही सोच लिया था कि किसी तरीके से कि चीन को अगर पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट अफगानिस्तान जाना है तो सबसे अच्छा आपका तरीका है कि आप चाबार पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाओ। वो हमने बना ली। अब जो सेंट्रल एशियन स्टेट में है, जो कि पहले सोवियत यूनियन की हिस्सा होते थे, तजाकिस्तान भारत का एक बहुत बड़ा मित्र है। वहां पर हमारी मिलिट्री बेस भी, एयर बेस भी है। उसके साथ हमारे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनके साथ भी दोस्ती है। ये सारे जितने सेंट्रल स्टेट हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके साथ तो हमारा पहले ही एक प्रकार से रिलेशन बहुत अच्छे थे और इनके रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे नहीं है। और क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस जो थी वो ताजिक थे और वो अफगानिस्तान के जो तालिबान उसके साथ लड़ रहे थे, वो अमेरिकन को की सपोर्ट से लड़ रहे थे। तो आज की तारीख में हो ही नहीं सकता कि अब पाकिस्तान तजाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करे और तजाकिस्तान मान जाए। तजाकिस्तान बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसमें कोई शक नहीं। और यह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अगर रिलेशनशिप खराब होते हैं अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के, तो हमें अपना जो चाबार पोर्ट से अपनी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। जो वखान कॉरिडोर की बात आती है, हम पहले वखान कॉरिडोर को देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। आप 1893 के अंदर जब डूरन लाइन साइन हुई थी और उसके बाद भी जब ये रेटिफाइड हुई थी 1919 के अंदर, तब के अंदर भी ये बात देखी गई थी कि कोई ना कोई ऐसा बफर जोन होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच में। वखान कॉरिडोर था। ये वखान कॉरिडोर 350 किलोमीटर लंबा है, 16 से
64 किलोमीटर चौड़ा है। जी। और वखान कॉरिडोर जो एक प्रकार अफगानिस्तान को जोड़ता है चीन से, सिंगजांग प्रोविंस से, और ये सेपरेट करता पाकिस्तान को तजाकिस्तान से। जी जी हाँ, ये सच्चाई है। अगर पाकिस्तान को ये मिल जाता है वखान कॉरिडोर, तो उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगा तजाकिस्तान से। जी जी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या वो ले सकता है, ये प्रॉब्लम है। सच्चाई है कि ये चीन को भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि चीन की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। और दूसरी बात है, इसका बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, भारत भी नहीं चाहेगा। और ऊपर से जो तजाकिस्तान के साथ उसके कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं पाकिस्तान के साथ, स्पेशली नदर्न अलायंस को देख के, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वखान कॉरिडोर का बहुत है। इसीलिए इसको चिकन नेक बोला जाता है अफगानिस्तान का, जी। जैसे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जी, क्योंकि जी, जी। ये इतना छोटा और इतना लंबा है कि इसको पकड़ना आसान है अगर कोई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल फौज हो, मगर इसको काउंटर करना भी इतना ही आसान है। और जो हालात जियो स्ट्रेटेजिक हैं वो होंगे नहीं ऐसे कि कहीं चीन को भी पसंद नहीं आएगा कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे तजाकिस्तान के साथ मिलके एक बार कब्जा कर ले अफगानिस्तान से, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी अगर हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि फिर इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी सेंट्रल एशियन स्टेट से, और फिर एक प्रकार वो ईस्ट यूरोप पर ये। मगर ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो पाएगा, ना चीन उसको अलाउ करेगा, और ना ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलेगा, और ना ही तालिबान की गवर्नमेंट और तालिबान के इतनी कमजोर है कि पाकिस्तान की फौज उस पर हमला करके वखान कॉरिडोर को जीत लेगी। जी जी ये हमें ये समझना चाहिए जी। तो एक चीज है बस, पूजा एक चीज समझनी चाहिए, तालिबान जो लड़ाकू हैं वो गुरिल्ला वारफेयर के अंदर माहिर हैं। उनको आज तक ना ब्रिटिशर जीत सके, ना रशियन जीत सके, ना अमेरिकन जीत सके। तो फिर पाकिस्तान तो किस पेड़ की किस खेत की मूली है। जी 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 मूली है, इतना आसान नहीं होगा। जी कसवर जी, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, चीन जो मदद देता भी है तो उस पर भी आंखें दिखाता है, तजाकिस्तान किसी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के लिए कितनी मुसीबत की घड़ी है, और पाकिस्तान ने सबको अपना दुश्मन बनाया है, कोई दोस्त नहीं है उसके साथ? देखिए, बात दुश्मनी और दोस्ती की तो यहाँ पे हो ही नहीं रही। बात ये हो रही है कि आप कितनी पावर रखते हैं, आप कितने खुद मुख्तार हैं, आपकी इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान आपको लगता है खुद मुख्तार है? किसको कितना दे सकते हैं? तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। देखें, सऊदी अरेबिया से जब हमारे लोग जाते हैं वहां पे, हमारी गवर्नमेंट के बड़ी बदकिस्मती के साथ वहां पे कुछ मांगने के लिए जाते हैं, चाइनीज वहां पे भी जाएं, वहां से भी आप कुछ मांगने के लिए जाते हैं। तो मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा हूँ, बदकिस्मती के साथ हमारा जो है वो बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। अब हम अपनी इकोनॉमी आज तक बेहतर नहीं कर पाए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं अपने पैनलिस्ट से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। और ऊपर से जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, जो कहीं भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही थी, उसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। हमारी डिप्लोमेसी उस लेवल की नहीं है जो इंडियन डिप्लोमेसी है। तो मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जब ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, तो उनको वहां पे वो नहीं मिला जिस तरह कभी ज़ियाउल हक को मिलता था, अयूब खान को मिलता था, या इवन के दूसरे हमारे लीडर्स को। तो मेरा ख्याल है कि जब आप क्या मैं आप मुझसे मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं कि जब आप किसी को कुछ देने की हैसियत ही ना रखें, तो फिर दुनिया आपको किसी दूसरी निगाह से देखती है कि थोड़ा सा बुरा टाइम है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। हमारी अभी तक वो जो कसबर जी, बुरा टाइम और भी देशों पर आता है, लेकिन जो एटीट्यूड, जो हेकड़ी पाकिस्तान की हमेशा रहती है खराब हालात में भी, मतलब वो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, एक वो एटीट्यूड पाकिस्तान का हमेशा देखने में आता है, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपनी सिमत दुरुस्त नहीं कर पाए। जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे थे, पैनलिस्ट कह रहे थे, तालिबान वही हैं जिनको पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अपने यहाँ जगह दे के इनको पाला पोसा था। अब आप उनको ही संभाल नहीं पाए तो फिर आप दुनिया की क्या बात करेंगे? इसी तरीके से अगर पाकिस्तान अपने इसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप देखने की कोशिश करे, तो आप मुझे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितने बिलियन डॉलर्स की हुई है, जबकि एक लॉलीपॉप रखा हुआ है, दिया हुआ है पाकिस्तान को, जी पिछले 5 साल से सुन रहे हैं जी 20 अरब डॉलर की लागत से गवादर में एक रिफाइनरी बन रही है जी, पाकिस्तान ये सऊदी अरेबिया उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा।
उसका कहीं भी कोई सिरा नहीं मिला हमें आज तक, सिवाय डेफर पेमेंट पे आयल देने के। पाकिस्तान को कभी कोई, अच्छा यही केस है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में भी इंडियंस ने अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। दुबई में, यूनाइटेड अरब अमेरिट्स में अगर आप देखें वहाँ पे भी इंडिया के ज़्यादा ताल्लुकात हैं। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान को नॉकआउट किया है इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान का बुरा वक्त चल रहा है, हालात ऐसे नहीं रहते। लेकिन इस वक्त ऐसा ज़रूर है कि जब आप अपने घर को चलाने की हैसियत नहीं रखते, आपके वसाइल ना हों, तो आपके रिश्तेदार जो है वो आपको अच्छी निगाह से नहीं देखते। तो यही है मुल्कों के ऊपर, जब आप कहीं जाके लेने की कोशिश करें, देने की पोजीशन में होंगे नहीं, जी आपके हालात अच्छे नहीं होंगे, तो फिर वही हालत होती है जिस तरह आप इस वक्त पाकिस्तान की है। जी बिल्कुल। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास आऊंगी। हमने अभी टीटीपी की बात की है, तजाकिस्तान की बात की है, अब बलूच पर आते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कल एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें उसके जो लड़ाके हैं उनके पास हाईटेक वेपन्स है जो कि अमेरिकन और रशियन आर्मी यूज करती है। इसे कैसे देखते, कितना बड़ा खतरा हाईटेक हथियार जो इन लड़ाकों के पास आए हैं पाकिस्तान के लिए है? देखिए ऐसा है पूजा, जो हथियार असला अभी टीटीपी के पास, तालिबान के पास और बलूच लिबरेशन आर्मी के पास आ रहा है, ये वो सारे हथियार हैं जो अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर रही थी और हजारों लाखों की तादाद में वहां छोड़ के भागी। अभी वो सारे हाईटेक वेपन है, M4 राइफल्स हैं, नाइट विजन है, थर्मल इमेजिंग है और प्रकार के जितने लेटेस्ट वेपनरी है, रेडियो इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सारा कुछ वहां पे छोड़ के गए। उसके साथ साथ में स्टिंगर मिसाइल्स हैं वहां, जो पहले से भी थी अफगानिस्तान के पास, जो तालिबान ने अगर रूसी फौज को भगाया तो किसके जोर पे भगाया, कि वो स्टिंगर की मदद से उन्होंने ना उनके आर्म्ड हेलीकॉप्टर को ऑपरेट होने दिया, ना सोवियत यूनियन की एयरफोर्स को काम करने दिया, और वो स्टिंगरों से मार मार के गिरा दिए सारे जहाज और उनके हेलीकॉप्टर। अगर वही गलती अब पाकिस्तान करता है अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ बलूचिस्तान के अंदर अपने हेलीकॉप्टर गनशिप भेजता है, यहाँ अपनी एयर पावर भेजता है, तो ये स्टिंगर मिसाइल्स उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का। जी तो ये जो अभी हथियार असला आया है, इसके अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी को नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी मिल गई है, उनको शोल्डर फायर मैन पैक जिसको हम बोलते हैं एंटी टैंक वेपन्स, और आपको एंटी एयर वेपन्स मिल गए हैं। उनके पास में स्मॉल पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जो आप छोटी गाड़ी पे माउंट करके उसके जो लॉन्चर आप फायर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा एक टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है टीटीपी का, अफगान तालिबान का और बीएलए का। और जबकि पाकिस्तान के पास में वो हथियार असला उस तादाद में नहीं है, हालांकि पाकिस्तान ने भी काफी लूटपाट करके वहां से हथियार असला उठाया जो अमेरिकन छोड़ गए थे। जी जी लेकिन अगर आप लार्ज स्केल की बात करें तो जो इक्विपमेंट अभी टीटीपी, अफगान फोर्स और जो बीएलए के पास आ गया है, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के पास में नहीं है। जी जी तो जी अभी भी बहुत सारी जगह पे वही G3 राइफल पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, 7.62, यहाँ कहीं पर AK-47 है, या MP5 9mm कार्बाइन्स हैं। जी तो यही हथियार असला उनके पास में है और बॉडी आर्मर वगैरह की कमी है उनके पास। जी जी और किसी भी जंग को लड़ने के लिए आपको गाड़ियां मूव करनी है, पेट्रोल डालना है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, आप फ्यूल कहाँ से खरीदेंगे, जंग कहाँ से लड़ेंगे। ये बहुत सारे तो चैलेंजेस हैं, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जैसे कि आप हथियारों की बात कर रहे हैं, चाइनीज हथियार हैं और कहते हैं कि चाइना की चीज ज्यादा चलती नहीं है। जो भी हथियार दिए हैं वो या तो खराब हो चुके हैं, उनके कलपुर्जे खराब हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। मेजर जनरल AK शिवाजी, आपके पास आना चाहूंगी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अफगान हो, टीटीपी हो और BLA हो, इनका आपस में लग रहा है कि सर्कुलेशन चल रहा है हथियारों को लेकर के। ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, लेकिन पाकिस्तान आपको क्या लगता है कितनी देर सर्वाइव कर पाएगा? कोई साथ तो है नहीं, क्योंकि चीन भी अपने पैर खींच लेगा पीछे इस सिचुएशन में। तो हाँ देखो, दो तीन बातें हैं पूजा। एक तो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, $100 बिलियन से ज्यादा उनको कर्जा है जी और आज इनका इन्फ्लेशन 30% से ज्यादा है। जो उनका रुपी है 2 साल में 77% गिर गया है, जी आज वो 250-60 रुपए एक पर डॉलर है। इसके बाद इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो कि एक्सपोर्ट करती थी वो भी ठप पड़ी है। इनके जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो बंद हो गए हैं।
एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल कम है, इंपोर्ट बढ़ते जाने। तो सच्चाई है पाकिस्तान की इतनी ताकत और हिम्मत नहीं कि वो नए हथियार खरीद सके। वो हथियार लेते हैं कि या तो चीन से मांग के लेते हैं या वो कहते हैं कि हम डेफर्ड पेमेंट में करेंगे। अब उनको कोई देने को तैयार नहीं है। जबकि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो कहते हैं एनमीज फ्रेंड, जैसे आप बता रहे थे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के दोनों के एम अलग हैं, मगर कॉमन एनिमी में ये दोनों मिल गए। और जो दोनों मिलने से ज्यादा सटीक वार हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत ज्यादा सक्रिय है, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। प्लस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक बड़ी खसूसियत है, ये आपको स्ट्राइक करते हैं कराची में भी, सिंध में भी, और कई बार पंजाब तक चले जाते हैं। और इसी प्रकार से ये खैबर पख्तूनख्वा से जो अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान पंजाब की तरफ भी आते हैं। तो ये सच्चाई है, पूरे पाकिस्तान को आतंकवाद ने घेर लिया। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास भी बहुत अच्छे हथियार हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सबसे ज्यादा बड़ी खसूसियत क्या है, जो कसवर बोल रहे थे कि ये इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेज में। इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल काफी हैं कराची के अंदर। जो हमला नेवी के एक प्रकार हुआ था, अगर आप देखें जो नेवी बेस पर, उसके अंदर सटीक इनकी इंटेलिजेंस थी। इसका मतलब अंदर से लोग मिले हुए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ, इसलिए ही ये सक्सेसफुल होते हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है बढ़ती जानी, क्योंकि बीएलए और टीटीपी के बीच में ये जो गठजोड़ हुआ है, इसको ये सहन नहीं कर पाएंगे। दोनों अपने अपने इलाके में माहिर हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा सक्रिय है, हथियार बहुत अच्छे हैं, उनके पास इतनी खसूसियत वो हेलीकॉप्टर को गिरा सकते हैं। और वो आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नहीं बनने देंगे। और इसीलिए चीन जो है वो बुखलाया हुआ है, वो कहता है कि अगर नहीं बनने देंगे तो या तो हम अपनी सिक्योरिटी लाते हैं या नहीं बनाएंगे। तो और ऐसे में ग्वादर पोर्ट चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। $62 बिलियन पैसा खर्च किया उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो ये चीन के लिए भी एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन गया है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनको समझ नहीं आना इसको कैसे हैंडल किया जाए। और इधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं पूजा बताना, जब बताया गया पाकिस्तान ने तालिबान की गवर्नमेंट को कि आप टीटीपी को क्यों बेच दे रहे, कंट्रोल आप करें, तो उनका एक और बड़ा जवाब था कि अगर हम टीटीपी को बेस नहीं देंगे, जो वैक्यूम क्रिएट होगा इसको इस्लामिक स्टेट खोरासन ले लेगा, अलकायदा आ जाएगा। इसलिए हमने इनको दी हुई है। एक बड़ा अचरज सा, सरप्राइजिंगली सा आंसर है, मगर ये सच्चाई है कि इस्लामिक जो खोरासन है वो एक प्रॉब्लम है इस इलाके में। और इसीलिए अमेरिका ने अपनी बेसिस रखे हुए हैं पाकिस्तान में, और वो अपने जो ड्रोन की मदद से सर्विलेंस करता है। उसका इंटरेस्ट बीएलए पे नहीं है, टीटीपी पे नहीं है, उसका इंटरेस्ट है अगर इस्लामिक स्टेट खोरासन या जो अल कायदा अगर पैदा होता है तो वो थ्रेट कर सकता है अमेरिका को भी। जी तो वो ज्यादा बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ भी ऐसा हो। लेकिन वक्त नहीं है कि आपसे और चर्चा कर पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल वीके दत्ता जी, मेजर जनरल एके सिवाज जी और कसवर कलाशरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपने देखा सुना हमारे मेहमानों को किस तरीके से उनका कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ एक टीटीपी के फ्रंट पर ही लड़ रहा है, लेकिन अंदर से जो गृह युद्ध शुरू हो रहा है उसको लेकर बीएलए भी अब पावरफुल होता जा रहा है। और इस खास पेशकश में फिलहाल हमारा इतना ही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद